गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था, पांचवा लेसन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें अब तक अपन ने तत्वों की विभिन्न व्यवस्था की गई, आज के समय की जो 118 तत्वों की जो व्यवस्था की गई है, ठीक है, आवर्त सारणी बनाई गई है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या नियम दिए, जिसमें डोबेराइन का त्रिक नियम अपन ने परसों पढ़ा। उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी, और कल अपन ने लास्ट में शुरू की थी आधुनिक आवर्त सारणी, जो हेनरी मोजले ने दी थी। जो किसने दी थी? जो हेनरी मोजले ने दी थी, ठीक है। जिसमें अपन ने पढ़ा था कि ये हेनरी मोजले ने कब दी थी? 1913 में दी थी। और इन्होंने किस सिद्धांत के आधार पर दी थी, क्या नियम के आधार पर? कि तत्वों का जो गुणधर्मों का उनकी परमाणु संख्या या क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात उन्होंने परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर दी थी। जबकि मेंडलीव ने किसके आधार पर दी थी? मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी अपनी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। अब परमाणु संख्या उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु संख्या से हमें क्या पता चलता है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु की संख्या कहते हैं, ठीक है। तत्वों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उन्होंने और क्या बताया? तत्वों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर वर्गीकरण जो प्राप्त होता है वो आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है, ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या क्या है, कितने आवर्त, कितने वर्ग है, ये अपन ने कल देखा था, अपन ने लास्ट में चर्चा भी की थी, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन इस अध्याय को। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या होती है? देखिए, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें देखिए 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। टोटल जो स्तंभ है वो 18 है। अर्थात इस प्रकार से जो खड़े स्तंभ है वो टोटल 18 है। कितने? 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? समूह कहा जाता है। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां है। 7 इस प्रकार से क्षैतिज पंक्तियां बनी हुई है, ठीक है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, जिन्हें समूह तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, ठीक है। उन्हें अपन आवर्त कहा जाता है। जो 18 ऊर्ध्व खड़े स्तंभ है वो तो वर्ग, और जो लेटी हुई पंक्तियां हैं, ठीक है, क्षैतिज पंक्तियां हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो सब हमारे क्या कहलाती हैं? वो सब आवर्त कहलाती हैं, ठीक है। देखिए, एक समूह के जो सभी सदस्य होते हैं, एक समूह जो अपन ने लिया, मान लो ये समूह लिया, उस एक समूह के सभी सदस्यों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। एक समूह के सभी सदस्यों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर प्रत्येक जो तत्व होता है, ये ए बी सी डी ई, इस प्रकार से जो तत्व है, इसमें प्रत्येक के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्रिया करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है। तो एक समूह के
एक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, एक समान होती है। ठीक है, एक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, एक समान होती है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में भी जैसे मेंडलीफ ने भी बताया, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें भी हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो आज के समय में चल रही है उसकी भी आवर्त स्थिति क्या है, अनिश्चित रहती है। तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 में किसी में भी रखा जा सकता है। ये पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही समूह के गुण दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसकी स्थिति अनिश्चित रहती है। तो देखिए, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित ही रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या 17 में से कहीं भी रखा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है, इसको कहीं भी रखा जा सकता है। ठीक है, आवर्त में देखिए बाईं से दाईं ओर तरफ ये आवर्त है, जिसमें ये तो है बायां भाग। ठीक है, जो भी सारणी आपकी किताब में होगी ये दायां भाग है। ठीक है, इसमें बाएं से दाएं की तरफ जाने पर, बाईं से दाएं की तरफ जाने पर परमाणु संख्या में इकाई वृद्धि होती है। एक एक इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु क्रमांक में एक एक बढ़ता है। अगर ये 5 है इधर वाला, तो आगे वाला जो भी होगा 6, उसके बाद जो भी होगा 7, फिर होगा 8, 9, यानी इकाई वृद्धि होती है, एक की वृद्धि होती है। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इनकी परमाणु संख्या में क्या होता है, इकाई वृद्धि होती है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी क्या होती है, इकाई वृद्धि होती है। मान लो इस 5वें वाले में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 थी, तो आगे जैसे इसके परमाणु क्रमांक में ये 5 से 6 1 की वृद्धि हुई, तो इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगी, 1 की वृद्धि होती है। इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो आगे वाले में 4, 5, 6 इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आवर्त में बाईं से दाएं और जाने पर, बाईं से दाईं और जाने पर परमाणु संख्या में इकाई वृद्धि होती है तथा साथ ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। इकाई वृद्धि होती है, संख्या में भी क्या होती है, इकाई वृद्धि होती है। ठीक है, इकाई वृद्धि होती है। किसी कोष में देखिए जो अधिकतम संख्या में
किसी जो कोष होता है, कोई कोष, ये अपन ने पढ़ रखा है वैसे भी, किसी कोष में देखिए अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन किस सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात सकते हैं कि अधिकतम संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं? तो वो सूत्र हमने पढ़ा था 2n² का, ठीक है, एक सूत्र पढ़ा था। ये सूत्र हमें बताता है कि कोई परमाणु की अपन इलेक्ट्रॉन संरचना बनाते हैं तो उसके कोष में, कौन से कोष में, पहले, दूसरे, तीसरे या KLM कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है, वो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, किसी परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, वह सूत्र 2n² से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें ज्ञात कर सकते हैं जिसमें n उस परमाणु में कोष की संख्या है। n उस परमाणु में क्या है? कोष की संख्या है, ठीक है। n उस परमाणु में क्या है? कोष की संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं, कोष पहला है, ठीक है, इस पहले कोष को K भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें अपन ने सूत्र रखा 2n², ठीक है। n बराबर कोष की संख्या होती है, तो ये पहला कोष है, अर्थात संख्या कितनी है? एक ही है, ठीक है। तो 2 × 1 का स्क्वायर अपन ने किया, ठीक है, तो आया 2 × 1 आया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। अर्थात पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे कोष की अपन चर्चा करेंगे, या जिसको L भी कहते हैं, ठीक है, Pn 2n²। दूसरे कोष की चर्चा करें तो n की जगह इस बार कोष कितने हैं टोटल संख्या में? दूसरा है, तो उसमें ये, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं हमने, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, 4 दूना 8, तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन किसी परमाणु के किसी कोष में, किसी परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं वो अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, क्या खासियत है, वो देखते हैं अपन। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति अपन पढ़ते हैं, तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है। पहले तो संयोजकता के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन क्या कहते हैं? परमाणु संयोजकता या संयोजकता होती है, ठीक है। तो पहली चीज है हमारे संयोजकता। तो देखिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से परमाणु की
संयोजकता निर्धारित की जाती। इस परमाणु के बाह्यतम कोश में कोश से परमाणु की देखिए किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से उसकी संयोजकता निर्धारित की जा सकती है। उसकी संयोजकता क्या कर सकते हैं, अपन निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, फिर है परमाणु साइज या परमाणु का आकार। अपन कैसे परमाणु साइज या आकार। ठीक है, परमाणु साइज या परमाणु आकार की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए एक स्वतंत्र परमाणु होता है जो किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, किसी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करता है, स्वतंत्र रहता है। तो एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र या नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को अपन क्या कहते हैं, परमाणु का साइज, परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक या केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 37 ppm। ठीक है, 37 pm। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या बराबर 37 pm, या P क्या है, पिकोमीटर। ठीक है, pm बराबर पिकोमीटर, क्या है, पिकोमीटर। ठीक है, और एक pm बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, एक pm बराबर क्या होता है, 10⁻12 अर्थात एक मीटर के कितने, 10⁻12 टुकड़े करें तो हमें ये प्राप्त होता है। देखिए आवर्त में, अब इसको परमाणु त्रिज्या को समझ लीजिए। ये नाभिक है परमाणु का, और ये इसका बाह्यतम कोश है। तो इस नाभिक के केंद्र से या नाभिक के केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उसी त्रिज्या से क्या हम आकार नाप सकते हैं ना, पूरा कितना बड़ा है। जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका आकार भी क्या होगा, बड़ा होगा। फिक्स है वो तो। ठीक है, तो देखें आगे, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर देखिए परमाणु त्रिज्या घटती है। जब अपन हम आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी हमें देखी थी, इस प्रकार से उससे खड़े स्तंभ थे और इस प्रकार से उसमें आवर्त था। तो आवर्त में क्या होता है, बाएं से इस तरफ से उस तरफ जाने पर संख्या में तो परमाणु की त्रिज्या में घटती है। परमाणु त्रिज्या घटती है, इसका मतलब क्या होगा, आकार भी घटेगा। ठीक है, तो देखिए आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर
परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु आकार या साइज क्या होता है, घटता है। ठीक, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु साइज या आकार क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये नाभिक, ये इसके बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश में जैसे ही क्या होता है, जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने से जैसे ही आगे जाते हैं तो परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या में क्या होता है, इकाई की वृद्धि होती है। ये अपन ने पढ़ा, हाँ ये अपन ने पढ़ा, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं अभी पढ़ा था अपन ने। ठीक है, इकाई में इकाई की वृद्धि होती है। ठीक है, आवर्त में देखिए बाईं से दाएं और जाने पर परमाणु संख्या में या प्रोटॉन की संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। जैसे ही बाईं से दाएं और जाते हैं, परमाणु संख्या में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा पास में आ जाता है, तो इसका आकार घट जाता है, त्रिज्या घट जाती है, जिससे आकार भी इसका क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि भाई आवर्त में जब अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं, इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जो वर्ग का समूह होता है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु साइज बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, नया कोश जुड़ता है। ठीक है, वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर नया कोश जुड़ता है। नया कोश क्या होता है, इसमें जुड़ता जाता है, इसलिए परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आगे देखें। अब ये तो थे हमारे, देखिए परमाणु साइज या आकार कैसे परमाणु जो आवर्त सारणी थी उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब ऊपर से नीचे जाने पर एक एक कोश जुड़ता जाता है। जैसे पहला जो वर्ग था, वर्ग में सबसे ऊपर वाले में एक कोश था, नीचे वाले तत्वों में जाएंगे तो 2 कोश होगा, तीसरे वाले में एक एक कोश और बढ़ता जाएगा तो 3 कोश होगा। तो
तो इसका आकार कम था, इसका बढ़ ज्यादा हो गया, इसका इससे भी ज्यादा, यानी लगातार आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब धात्विक एवं अधात्विक गुण। ठीक है, आवर्त सारणी में धात्विक एवं अधात्विक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है वर्ग और समूह पर। ठीक है, तो धात्विक एवं अधात्विक गुण। गुणधर्म, धात्विक एवं अधात्विक गुण। देखिए, धातु में जो आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और ये प्रवृत्ति में अर्थात ये विद्युत के धनात्मक होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति दिखाते हैं, और जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर प्लस आवेश होता है, प्लस का धन या प्लस का आवेश आता है, अर्थात वो विद्युत के धनात्मक होते हैं, अर्थात वो विद्युत के धनात्मक आयन होते हैं। ठीक है, तो देखिए, धातुओं में आबंध बनाते समय, धातुओं में आबंध बनाते समय, धातुओं में आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये विद्युत धनात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बन जाते हैं, धनायन बन जाते हैं, विद्युत के धनायन बन जाते हैं। और धात्विक गुणधर्म क्या होते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, ये जाने पर घटते जाते हैं, धात्विक गुणधर्म घटते जाते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर धात्विक गुणधर्म घटते जाते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए परमाणु का साइज भी क्या होता है, घटता है। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक के अंदर की जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो क्या होगी, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे ही अपन आवर्त में इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, ठीक है, बाईं से दाईं तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और तेजी से और मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ खींचना लगता है। जब और मजबूती यहां से यहां तक आने में बढ़ती जाती है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। अब जैसे आपको कहीं पर मैंने पकड़ रखा है ऐसे, ठीक है, तो आप मुझे छुड़ाकर भाग गए, अगले स्टेप में गए, एक जने ने आके और पकड़ लिया मुझे आपको, ठीक है, फिर भी आप भाग गए, ठीक है, तीसरा वाला आया, फिर उसने पकड़ ली। तो ये लगातार क्या हो रहा है, हमारा जो प्रभावी नाभिक के आवेश है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे आप वो इलेक्ट्रॉन, तो वो लग रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या होता है कि उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अर्थात विद्युत धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक है, और वर्ग में ऊपर से, समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, देखिए, धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं, क्योंकि बाह्यतम नया कोष जुड़ने से बाह्यतम कोष पर प्रभावी नाभिक की आवेश घटता जाता है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं, क्योंकि
क्योंकि नया कोष जुड़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाता है। ऊपर से नीचे आने पर नया नया कोष जुड़ता है, मतलब पहले में एक ही कोष था, अगले वाले में गए इधर नीचे की तरफ आए तो दूसरे वाले तत्व में 2 कोष है, तीसरे वाले तत्व में 3 कोष है। ठीक है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दूर हो गया था, इसका आकर्षण बल कम हो गया था, प्रभावी नाभिक की आकर्षण बल क्या हो गया, कम होता गया। जैसे ही कम होता गया तो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो गया, अर्थात धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखिए, अब अधातु जो होते हैं, अधातु आबंध बनाते समय क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, अधातु आबंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनमें जब आकर जुड़ता है तो ये विद्युत इनके ऊपर माइनस का, ऋण का निशान आता है। ठीक है, ये विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। देखो, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर, जब बाएं से दाईं ओर जाने पर क्या हुआ था, धात्विक गुणधर्म क्या हुए थे, घटते थे। ठीक है, तो आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुणधर्म, ठीक है, का आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, और प्रभावी आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ठीक है, तो आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर देखिए, जाने पर परमाणु आकार छोटा होने के कारण तथा प्रभावी आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, अर्थात लगातार बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। अगर इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या आता है, विद्युत ऋणात्मक आता है। अगर उस परमाणु की क्या होती है, उस परमाणु या तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अगर प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, मतलब वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, तो क्या होगा, उसका ऋणात्मक का गुण बढ़ता जाएगा। अर्थात इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात अधात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और वर्ग में समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण अनियमितता दर्शाते हैं, कहीं पर बढ़ती है, कहीं पर घटती है। ठीक है, वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुणों में
अनिश्चितता होती, अनिश्चितता आती है, अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए आप लोग। अब ये तो धातु और अधातु की बात होगी। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे परमाणु होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऐसे मेटल्स कहते हैं जिनको अपन उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको अपन उपधातु कहते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? अर्ध धातु या उपधातु। अर्ध धातु या धातु, अर्ध धातु या उपधातु। देखिए, ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें अपन उपधातु या अर्ध धातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन? अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ठीक है, देखिए, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। धातुओं को किससे? अधातुओं से अलग करती है। ठीक है, इस रेखा पर जो आने वाले तत्व, ठीक है, इस रेखा पर आने वाले तत्व कौन कौन से, इस रेखा पर कौन कौन से तत्व आते हैं? तो देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलिनियम, पोलिनियम। ठीक है, पोलिनियम आते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। पोलिनियम आते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। इसलिए इन्हें अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। इसलिए इनको अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं क्योंकि ये सभी क्या एग्जाम्पल जो अपन ने लिखे वो सब उपधातु या अर्ध धातु के हैं। ये दोनों ही गुण दर्शाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तो ये था हमारा लेसन आवर्त तत्वों का आवर्त वर्गीकरण 5। इसी के साथ हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है, खत्म होता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने
कोशिश की है कि पूरी आपको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से शॉर्ट तरीके से आपको समझ में आ सके। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पढ़ी है और नोट भी की हैं। तो आप कंटिन्यू इस अध्याय को वापस पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहें साथ साथ में, और आने वाली नई क्लासों को भी साथ भी जुड़े। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।